जिन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक की दुनिया बसने में अभी वक्त लगेगा, उन्हें बताता चलूं कि देश में कुल गाड़ियों की जो हिस्सेदारी है उसमें 5% पर कब्जा लगभग जमा लिया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने। मेरे साथ महिंद्रा की B6 है, जिसके वीडियोज में अभी तक आपने देखा ये चाबी से बाहर निकल आती है, अपने आप ऑपरेट हो जाती है, डॉल्बी का साउंड सिस्टम अलग लेवल का एक दुनिया क्रिएट कर देता है, रात में डांस कर लेती है। लेकिन मेरे इस वीडियो में आपको अब ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे चलाया है लगभग 2100 किलोमीटर और उसका एक्सपीरियंस आपसे साझा करने जा रहा हूं। रेंज टेस्ट किया है, लखनऊ से दिल्ली लेकर आया हूं। तो क्या ये दिल्ली तक पहुंची है लखनऊ से एक चार्ज में? इसका जवाब दूंगा। कंपनी क्लेम करती है 683 किलोमीटर एक चार्ज में चल सकती है। इस पर कितना खरा उतरी है ये भी बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीदी है तो क्या इस BE6 की तरफ आपको मुड़कर देखना चाहिए? तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक शानदार यात्रा पर लेके चलते हैं, जहां पर सब कुछ बताएंगे महिंद्रा की इस BE6 के बारे में, जिसके ओडोमीटर पर लगभग 12,000 किलोमीटर अंकित हो चुके हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी आपसे साझा करेंगे, और इससे जो दूरी तय की है लगभग 2100 किलोमीटर की, उसका भी आपसे एक्सपीरियंस साझा किया जाएगा। लेकिन आज वीडियो के शुरू में ही आपको बता देते हैं, लगभग 4000 रुपये खर्च किए हैं मैंने इतनी दूरी यात्रा तय करने के लिए। अगर आप पेट्रोल डीजल से ये दूरी तय करते तो आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, ये आप जवाब दे सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताता हूँ। तो माइलेज रन जो है, रेंज टेस्ट बोलूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि माइलेज निकलता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी दुनिया बस रही इलेक्ट्रिक की। तो लखनऊ से दिल्ली तक का किया है और ये बाद में बताऊंगा। लेकिन शुरू कहाँ से किया था वो आपको बताता हूँ। ये गाड़ी गौरव यादव चला के लेके आए थे मुंबई से दिल्ली तक, और उन्होंने इस गाड़ी को लगभग 2200-2400 किलोमीटर चलाया था। इसके बाद में मैंने उनसे ले लिया, फुल चार्ज करवा के उन्होंने ये गाड़ी मुझे दी थी। तो वहाँ मैंने जब चलाना शुरू किया तो ज़ीरो रीसेट था ऑलरेडी, और रेवाड़ी से अपने पेरेंट्स को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे उनको अयोध्या ड्रॉप करने जाना था, और यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। तो मैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ जा रहा था तो मैंने रिस्क लिया नहीं कि चलो भैया ज़ीरो तक करके फिर चार्ज करूँगा। तो मैं आगरा जब पहुँचा तो वहाँ पर स्टैटिक का चार्जर था ITC मुगल में, वहाँ पर पूरी गाड़ी मैंने चार्ज कर ली। हालांकि मेरे पास उस समय भी 65% बैटरी बची हुई थी, बट मैंने कहा चार्ज करके चलेंगे। तो वहाँ पर मैंने चार्ज किया। इसके बाद में दोबारा लखनऊ गए। लखनऊ में रियल स्ट्रगल रहा, क्योंकि वहाँ से मुझे दिखा रहा था मैं पहुँच तो जाता, बट फिर पेरेंट्स थे तो मुझे लगा नहीं, एक बार फिर से चार्ज कर लेना चाहिए। तो मेरे पास रेंज थी 135 किलोमीटर की, वो दिखा रहा था कि मुझे 150 किलोमीटर जाना था, और मुझे लगता था मैं आराम से कर लेता, अयोध्या में जाके मैं चार्ज कर लेता गाड़ी, क्योंकि अयोध्या में भी चार्जर थे। बट मुझे लगा कि लखनऊ में चार्ज कर लेना चाहिए। लखनऊ में चार्ज करने जब पहुंचा तो वहाँ पर रियल स्ट्रगल मैंने देखा, और उत्तर प्रदेश की ये कहानी पूरे देश में ना दोहराई जाए तो अच्छा है। तो जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए थे वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी, और वो गाड़ी आप हटा के दिखवा दो तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब गजब का था। फिर वहाँ पर दूसरी जगह चार्जर लगा था, अडानी पावर के चार्जर थे, तो मुझे लगा वहाँ पे लगा लूँगा, एकदम खाली दिख रहा था और मेरे ऐप पे आ भी रहा था। जाके देखा तो वहाँ पर मुझे जाने दिया, बोले कि अलाउ ही नहीं है। पूरे चार्जर लाइन से लगे थे 10-12, लेकिन वहाँ पर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं था। तो दिक्कत फेस करने के बाद मुझे लगा अब क्या करूं, तो फिर मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे स्टैटिक के माध्यम से ही ग्लाइडा के चार्जर मिले, जो कि लोहिया पार्क में थे। एक साथ में कई 4-5 चार्जर लगे थे। तो वहाँ पर गया, मैंने अपनी गाड़ी 1 घंटे चार्ज की, और वहाँ पर अपना मतलब 80% तक चार्ज करके, और मैं 60 किलोवाट का वो चार्जर था। तो इसके पहले और लोग आते, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गाड़ियाँ मिलेंगी आपको चार्जिंग होते हुए दिख जाएंगी। तो वहाँ से फिर मैं अयोध्या लेके गया, अपने पेरेंट्स को ड्रॉप किया, और फिर दूसरे दिन सुबह फिर दिल्ली के लिए रवाना हुआ, और असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। लखनऊ आया, पहुँच गया, क्योंकि जो दिखा रहा था धीरे धीरे गाड़ी चलाया। धीरे धीरे इन द सेंस ये नहीं बोलूँगा कि मैं 60 की स्पीड पे चला रहा था, मैं 100 पर भी क्रूज़ कर रहा था। बट कर क्या रहा था वो आपके लिए टिप्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पावर है ना, पावर को मैं 10 के ऊपर नहीं ले जा रहा था, मतलब मैं पावर को रख रहा था 5 या 4 के आसपास में। और कभी कभार जब थोड़ा सा एक्सेलरेशन करना पड़ रहा था, ज़्यादा कहीं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो ज़रूर पहुँच जाता था 11-12, बट मैं कोशिश किया कि 10 के नीचे रहे। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा माइलेज ड्रॉप ही नहीं हुआ। मैं मतलब 140 की रेंज थी, 165 के आसपास की रेंज थी अयोध्या में। लखनऊ में आया, मैं चार्जिंग पॉइंट तक पहुँच गया। वहाँ पे मुझे अडानी पावर के चार्जर पर अपनी गाड़ी जाके लगा दी चार्जिंग के लिए, और वहाँ पे तब भी मेरे पास में 90 किलोमीटर की रेंज शेष बची हुई थी। और यहाँ से शुरू होती है कहानी अपने रेंज टेस्ट की। तो अडानी पावर पे चार्ज करके मैंने चैलेंज लिया, क्योंकि लगभग 580 किलोमीटर के आसपास गाज़ियाबाद था, जहाँ मुझे जाना था, जो मेरा घर है। और दिखा रहा था मैप पे यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए।
तो मैंने कहा कि शायद मैं पहुंच जाऊंगा, और यहीं से अपनी कहानी शुरू हुई रेंज टेस्ट वाली। और मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, जब तक गाड़ी की बैटरी ज़ीरो नहीं हो जाएगी मैं इसे चार्जिंग पॉइंट पर लेके नहीं जाऊंगा। और ये स्ट्रगल तगड़ा था, क्योंकि जब मैं वहाँ से चला तो 90-100 की स्पीड पर मैं गाड़ी चलाता रहा और अपने पावर का ध्यान देके रखा कि भैया 10 के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। इस पे सिंगल पैडल का कोई सिस्टम करना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मैं हाईवे पे था। तो आराम से क्रूज़ करता रहा, क्रूज़ कंट्रोल पे भी लगा दी गाड़ी। और जब मैं आगरा के पास पहुंचा तो मुझे दिखा रहा था कि मेरे पास जो बैटरी बची हुई है ना, वो शायद मतलब थोड़ा सा डरा रही थी। आप एग्जैक्टली आप कुछ कुछ यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे कितनी बैटरी शेष दिखा रही थी, कितने किलोमीटर की। थोड़े थोड़े मैं फ़ोटो क्लिक करते गया। तो वहाँ पे उसी आधार पर जब आगरा पहुँचा तो मैंने कहा कि अब थोड़ी सी अगर रफ्तार को काबू नहीं करूँगा तो शायद मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने गाड़ी की रफ्तार को 80 पर लिमिट किया। मैंने कहा 80 पे ही चलाया जाएगा। और आपको बताऊं कि 80 पे करने का फ़ायदा ये हुआ, थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगा मुझे, लेकिन मुझे रेंज अच्छी मिल गई। तो यहाँ पर इस रेंज टेस्ट में मैंने 100 की स्पीड रखी लगभग 250-300 किलोमीटर के लिए, और इसके बाद में 80 की स्पीड रखी आगरा से दिल्ली के लिए। मैं पहुंच गया। तो रेंज टेस्ट में मैं यही बता देता हूं कि मैं आराम से पहुंच गया, और जो मुझे इस गाड़ी ने रेंज निकाल के दिया है 573 किलोमीटर के आसपास की रेंज इसने निकाल के दी है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं नोएडा पहुंचा तो मुझे एक स्टैटिक का चार्जर दिखा रहा था और गाड़ी मेरी 0% हो चुकी थी। बट एग्जैक्टली मतलब मैं वहाँ पर अपने चार्जर के सामने खड़ा था, गाड़ी दोबारा लगाई सिर्फ 20-25% चार्ज करने के लिए, क्योंकि मुझे घर ही पहुँचना था। मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा था ज़्यादा, और करके मैं अपने घर निकल गया। तो एक रेंज जो मैंने टेस्ट किया कंप्लीट 100% टू जीरो किया, उसमें मुझे रेंज आया 573 किलोमीटर 683 कंपनी दावा करती है। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। नॉर्मल जैसे लोग चलाते हैं उस तरीके से गाड़ी चलाया, पर थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि भैया ख़त्म ना हो जाए। बट अगर आप रेंज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसे नॉर्मल गाड़ी की तरह चला रहे हैं, तब 25% जब बैटरी हो जाए तो आप ढूंढ सकते हैं। आपको चार्जर मतलब आपको आगरा एक्सप्रेस वे पे भी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भी कई सारे चार्जर दिख जाएंगे। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ बोलना है, ये चार्जर बहुत ही अनऑर्गेनाइज हैं। मुझे लगता है कई जगह आप पहुंचोगे ना तो बिजली नहीं रही, तो बिजली सुनिश्चित होनी चाहिए भैया। जब चार्जर लगा है ऐप पर दिखने चाहिए, बिजली सुनिश्चित होनी चाहिए कि बिजली वहाँ पे आती रहे, कोई दिक्कत ना हो। और साथ में ये चार्जर के एक ही ऐप होने चाहिए। जैसे बहुत सारे MG ने अपना जेटस EV हब उन्होंने अपना लॉन्च किया, बट कुल मिला के देखा जाए अभी उस तरीके से बसी नहीं है इनकी दुनिया। आप जाओगे तो उसमें चैलेंजेस रहते हैं। तो सरकार को यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए और एक पोर्टल उसे बनाना चाहिए जहाँ पे सारे चार्जर, जो भी चार्जर लगाना चाहे वहाँ पे जाके रजिस्टर करे, जिससे बंदा एक ही ऐप इंस्टॉल करे और उसे पता चल जाए आसपास कितने सारे चार्जर लग चुके हैं। क्योंकि पूरे देश में 30,000 के आसपास फास्ट चार्जर अब तक लग चुके हैं, जो कि धीरे धीरे और बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखेंगे कि क्या लंबी दूरी की यात्राएं संभव है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, तो 100% संभव है। क्योंकि मैं हाल ही में मुंबई से दिल्ली आया था एक गाड़ी लेके, क्रेटा EV, और अभी मैं BE6 चला रहा हूँ, जिससे मैं 2200 किलोमीटर कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जैसे आप पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं उसे उसी तरीके से इसे चला सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पिकअप की बात करेंगे तो इसमें भैया बहुत सा मतलब 380 Nm का टॉर्क मिलता है, 282 PS का पावर आउटपुट देती है। अगर आप उसे जीने जाएंगे 6.7 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। अगर आपको ये सब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, तो गाड़ी अच्छा रेंज दे देगी। मान के चलिए कभी मौका मिलेगा तो 60 किलोमीटर की रफ्तार पर भी चला के आपको रेंज बताऊंगा। और इस पूरे रेंज टेस्ट के दौरान हमारा AC बंद नहीं हुआ है, AC चलता रहा है। कुछ कुछ चीज़ें जो समस्याएँ मैंने फेस की हैं इस गाड़ी में बता देता हूँ। रियर सीट कंफर्टेबल नहीं है मेरी बेदी के लिए, तो मैं इसके रियर सीट पर नहीं, क्योंकि मैं आगे वाली सीट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरी हाइट के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर मुझे थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। हालांकि जब ऐसे करके बैठ रहा हूँ तो 150 किलोमीटर की दूरी तो तय कर लूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं वहाँ पर बैठ के तय नहीं कर सकता हूँ। AC का कूलिंग भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि और बेहतर होना चाहिए पीछे वाली सीट पर। बट ये फीडबैक है, अभी ये शुरू हुई है गाड़ी, मुझे 100% पता है महिंद्रा समय के साथ साथ में चीज़ें चेंज करती जाएगी और अपग्रेड में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। एक जगह अनकम्फर्टेबल और अपने आप को फील किया, इस सीट पर जब आप बैठोगे लंबी ड्राइव की यात्रा पर होगे तो यहाँ पर जो थोड़ा उठा हुआ है ना ये वाला पार्ट, तो ये चुभता हुआ नज़र आता है और थोड़ा दर्द देता है। अगर आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे कोई बग इसमें नहीं मिला है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर बढ़िया डांस करती है गाड़ी,
कोई चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आई कि स्क्रीन बंद हो गया हो। 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि इस दौरान मैंने इस गाड़ी को चाबी से ऑपरेट नहीं किया कि कहीं फंसा हुआ है पार्किंग में निकाल लिया, ये सब नहीं किया, बट इससे मैंने एक्सपीरियंस कंप्लीटली किया। हेड अप डिस्प्ले अच्छा वाला मिल जाता है इसमें, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि लोग मुड़ कर देखते हैं इस गाड़ी की तरफ पे। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कि क्या इलेक्ट्रिक पॉसिबल है 2030 तक 30% हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पर होम पे चल के, तो यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी के स्टैटिक को समझना चाहेंगे, इसके बैटरी पर जाइएगा, तो इस गाड़ी को जो चार्ज किया गया है, ज़्यादातर चार्ज किया गया है डीसी चार्जर से। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आपके पास में है तो कोशिश करिए हर 2 फास्ट चार्जिंग के बाद में एक स्लो चार्ज करिए। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे घर पे वैसा है नहीं कि स्लो चार्जिंग पे लगा दें, तो वाला सिस्टम हम यूज़ नहीं कर पाए। और ये गाड़ी ज़्यादातर मीडिया प्लेट में चलती है, तो 12,000 किलोमीटर पे इसने जो चार्ज हुआ है पूरा 87% पार्ट इसका आया है डीसी चार्जिंग से। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, स्लो चार्जिंग से चार्ज करेंगे, तो बैटरी हेल्थ भी बनी रहेगी और मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेहतर आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। क्योंकि गाड़ी को इसलिए मत यूज़ करिएगा क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी आती है, अपनी समझ के यूज़ करिएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मत सोच के खरीदिएगा कि आप 2 साल बाद निकाल देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी तब खरीदिए जब आपको पूरा इसे यूज़ करना हो, मतलब इसका संपूर्ण लाइफ आपको जीना हो, जितनी बैटरी चले तब तक चलाइए, तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। फास्ट चार्जिंग में 60 किलोवाट के चार्जर आपको ढेर सारे इंडिया में मिलेंगे, लेकिन 180 किलोवाट वाले चार्जर से मैंने इस गाड़ी को अभी तक चार्ज नहीं किया है। स्लो चार्जर भी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इसलिए अच्छा था क्योंकि मुझे चार्जर मिल रहे थे और 2200 किलोमीटर में लगभग मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है इस गाड़ी का, और अगर आप चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी हो जिसके तरफ लोग मुड़कर देखें, तो मुझे लगता है BE6 आपके लिए बनी है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक में जाने की सोच रहे हैं तो ये बढ़िया टाइम है, आप इलेक्ट्रिक में जाइए और काफ़ी पैसा बचा पाएंगे। लेकिन इन चार्जर के भरोसे आपको नहीं शुरुआत करनी है, चार्जर आपके घर पे होना चाहिए जिससे आप स्लो में चार्ज कर सकें, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।